हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर अरविंदर कौर एमएड सेमेस्टर 3 की ऑनलाइन वीडियो क्लास में एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट को वेलकम करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग अभी तक 3 यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड यूनिट और सेकेंड यूनिट के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आज फोर्थ यूनिट के वीडियो की बारी है और आज ये फोर्थ यूनिट हम इस वीडियो से कंप्लीट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देखे होंगे कि आपका जो फोर्थ यूनिट है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है और ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें जानना चाहिए। इसलिए इस टॉपिक की चर्चा हम इस वीडियो के थ्रू करेंगे और इससे संबंधित जो नोट्स होंगे वो भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगी। तो आइए सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसे समझना भी उतना ही आवश्यक है जितना इसे जानना। तो आइए आज हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग को क्लियर करते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है। डियर स्टूडेंट, आप देखिए कि आपके फोर्थ सेमेस्टर में आपके थर्ड सेमेस्टर का जो फोर्थ यूनिट है उसमें ये सारे पॉइंट हैं जो आपको क्लियर करने हैं। पहला है हाइपोथेसिस टेस्टिंग 1 पैरामेट्रिक, दूसरा है सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन्स, तीसरा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग 2 पैरामेट्रिक एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। तो अभी जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो इन्हीं टॉपिक से संबंधित होंगी। तो आइए इस टॉपिक को हम वन बाय वन क्लियर करेंगे। इसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसमें हम 2 तरीके से अपनी स्टडी को करेंगे। पहला जो तरीका होगा हमारा वो ये होगा कि हम पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक को समझेंगे कि क्या होता है, कि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि ये जो टाइप 1 और टाइप 2 एरर होता है वो क्या होता है। तो आइए वन बाय वन हम इन सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। हमारा पहला पार्ट है कि हम इस पार्ट में ये चीजें क्लियर करेंगे कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। मैंने आपको याद होगा कि फर्स्ट यूनिट में बताया था कि पैरामीटर्स और स्टैटिस्टिक क्या होता है। आइए एक बार उसको फिर से रिकॉल करते हैं कि पैरामीटर और स्टैटिस्टिक क्या होता है। तो स्टैटिक में, जिसको हम हिंदी में प्रतिदर्शक और पैरामीटर जिसको हम प्राचल कहते हैं, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है। तो स्टैटिस्टिक मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जब भी हम पॉपुलेशन का सैंपल लेते हैं, जो अगर सपोज कीजिए ये हमारी पॉपुलेशन है, इसमें से जो हमने सैंपल लिया है, मान लीजिए कि ये सैंपल हमने ये पॉपुलेशन में से लिया है, तो इस सैंपल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो स्टैटिस्टिक होगा। और जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है, ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो पैरामीटर्स होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन दैट इज सैंपल। ये सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो स्टैटिस्टिक होती है और जो टोटल पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो पैरामीटर होती है। तो इसीलिए पैरामीटर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पैरामीटर को समझना, पैरामीटर को जानना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज़ वेरिएबल एंड अननोन नंबर्स, नोन नंबर। ये वेरिएबल भी होता है और ये नोन नंबर होता है। इट इज़ फिक्स्ड एंड अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू। पैरामीटर जो होता है वो फिक्स्ड होता है क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन का जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फिक्स्ड होगा और वो अननोन होगा। वो अननोन है, हमें पता नहीं है, इसीलिए हमें उसको आगे देखना है। तो आइए अब हम इसको और ज़्यादा क्लियरली समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये हमारा टोटल पॉपुलेशन है, ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है, ये हमारा पॉपुलेशन है। तो इस पॉपुलेशन में ये छोटे छोटे सैंपल है, ये जो आपको M1, M6, M3, M4, M5, M2, M7 ये जो भी दिखाई दे रहे हैं ये हमारे सैंपल्स हैं। इन सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। और ये जो टोटल पॉपुलेशन है, ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रही है, ये जो टोटल पॉपुलेशन है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पैरामीटर कहते हैं। आई थिंक अब पूरा क्लियर होगा कि जो सैंपल है, ये जो M1, M2, M8, M7, M1,
M2, M8, M7 ये जो है ये टोटल के कैरेक्टरिस्टिक को हम स्टैटिस्टिक बोलेंगे, और जो पॉपुलेशन है जो ऑरेंज कलर में है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पैरामीटर बोलेंगे। आई होप कि ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं चाहती हूं कि आप एक बार फिर से ये रिकॉल कर ले मेजरमेंट स्केल। मेजरमेंट स्केल मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल जो हमारे डाटाज होते हैं उसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मान लीजिए आपने किसी भी स्टडीज में डाटा कलेक्ट किए हैं, इस डाटा को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला नॉमिनल, दूसरा ऑर्डिनल, तीसरा इंटरवल और चौथा रेशियो। आइए वन बाय वन ये चारों डाटास को बिल्कुल शॉर्टकट में समझ लेते हैं कि ये चारों डाटास क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं। तो आइए बिल्कुल शॉर्टकट में ये 4 डाटा नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो डाटा क्या होते हैं इसको हम फटाफट देख लें। नॉमिनल डाटा क्या होता है? देखिए, नॉमिनल डाटा वो डाटा होते हैं जिसमें कि हमें सिर्फ नाम का पता होता है। नॉमिनल डाटा वो डाटा होगा जिसमें हमें नेमिंग का पता होगा, जैसे कि मेल, फीमेल, स्टेट का नाम, कलर का नाम, रेड, ब्राउन, ग्रीन, रिलीजियस का नाम, हिंदुइज्म, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, क्रिश्चियन एक्सेट्रा। तो ये जो डाटा होता है ये 2 कैटेगरी डाइकोटॉमस के हिसाब से ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। इसमें यस नो में आंसर होते हैं। तो ये जो नॉमिनल डाटाज होते हैं हमारे पास, नॉमिनल डाटाज उन डाटाज को कहते हैं जिसमें कि डाटाज जो है वो नेम के रूप में मौजूद होते हैं। नॉमिनल मीन्स नेम, तो जिसमें डाटा नाम या लेवल के रूप में हो, ठीक है, नाम या लेवल के रूप में हो, जैसे कि मेल, फीमेल, स्टेट के नाम हो गए, कलर के नाम हो गए, रिलीजन के नाम हो गए। तो ये सब डाइकोटॉमस डाटा की तरह होते हैं। इसमें मेल, फीमेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा के हिसाब से जो डाटाज हम कलेक्ट करते हैं ये वही डाटाज होते हैं। दूसरा है ऑर्डिनल डाटा स्केल। ऑर्डिनल स्केल वाले डाटाज कौन से डाटाज होते हैं? ऑर्डिनल स्केल का मतलब होता है जो ये डाटा नॉन न्यूमरिक कॉन्सेप्ट के होते हैं और इसमें कोई ना कोई फीलिंग होती है, ठीक है, जैसे सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, डिस्कम्फर्ट एक्सेट्रा। तो ऑर्डिनल का जो शाब्दिक अर्थ है वो ऑर्डर भी होता है। डियर स्टूडेंट, आप नोट्स के लिए बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, नोट्स आपको हिंदी में प्रोवाइड हो जाएंगे। अभी ये चीज़ें आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। ऑर्डिनल डाटा जो होते हैं वो ऑर्डर, बेसिकली ऑर्डर के लिए होते हैं। इसमें आपके जो लेवल ऑफ फीलिंग है उसको भी बताया जाता है, जैसे वेरी हैप्पी, अनहैप्पी, ओके, हैप्पी, तो वेरी अनहैप्पी, लाइक दिस। तो ये सारे जो ऑर्डिनल डाटा होते हैं ये बेसिकली हमें ये फीलिंग्स को या किसी भी तरह के ऑर्डर को डिनोट करते हैं। इंटरवल डाटा जो होते हैं, देखिए इंटरवल डाटा क्या होते हैं? इंटरवल डाटा वो होते हैं, इंटरवल डाटा आर द न्यूमरिकल स्केल इन विच वी नो नॉट ओनली द ऑर्डर बट ऑल्सो द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू। इसमें क्या होता है? इसमें ऑर्डिनल डाटा और न्यूमरिकल डाटा जो हमारे नॉमिनल डाटा होते हैं, दोनों डाटा का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो इंटरवल स्केल है, इंटरवल स्केल आर द न्यूमरिकल स्केल इन विच वी नो नॉट ओनली द ऑर्डर बट ऑल्सो द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू। इसमें हम किसी भी वैल्यू के एग्जैक्ट डिफरेंस को समझ पाते हैं, मतलब इसमें इक्वल स्पेस होती है, इक्वल स्पेस इन बिटवीन। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल्सियस टेम्परेचर, सेल्सियस टेम्परेचर मतलब अगर 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो हमें पता है कि इन दोनों के बीच में 20 का डिफरेंस है। और 70 के बाद अगर मान लीजिए कि इसमें इस तरह से दिया हुआ है कि 40 और 60, तो भी हमें पता है कि इन दोनों के बीच में 20 का ही डिफरेंस है। और जब हम टाइम की बात करते हैं, अगर हम 6 PM की बात करेंगे और 7 PM की बात करेंगे, ये 2 डाटा है, तो हमें पता है कि इन दोनों के बीच में 1 आवर का डिफरेंस है। 7 to 8 की भी बात करेंगे, 8 PM की, तो हमें पता है इन दोनों के बीच में 1 आवर का डिफरेंस है। 9 PM की बात करेंगे तो भी हमें पता है कि इन दोनों के बीच में 1 आवर का डिफरेंस है। तो इंटरवल जो स्केल होती है वो न्यूमेरिकल स्केल होती है जिसमें न सिर्फ ऑर्डर होता है बल्कि एग्जैक्ट जो वैल्यू के बीच में डिफरेंस है, मतलब 2 डाटा के बीच में जो डिफरेंस है उसका भी पता होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि इंटरवल डाटा वो होते हैं जिसमें 2 यूनिट के बीच के इंटरवल का हमें पता होता है, ये इक्वल इंटरवल होते हैं।
तो चलिए उसके बाद हम देखते हैं लास्ट रेशियो स्केल। रेशियो स्केल क्या होता है? रेशियो स्केल वो वेरिएबल्स होते हैं जिसमें कि रेशियो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे इसमें नाम भी होता है, ऑर्डर भी होता है, एग्जैक्ट यूनिट का भी हमें पता होता है, और ये एब्सोल्यूट जीरो भी नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वेरिएबल्स में हाइट आ गई, आपकी हाइट क्या है उसको अगर देखना है तो हम देख सकते हैं, आपका वेट क्या है उसको हम देखना है तो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एब्सोल्यूट जीरो भी होता है। और एक चीज़ का ध्यान देंगे, जब हमने इंटरवल डाटा देखा था तो जीरो उसमें भी होता है, लेकिन उसका उस जीरो का भी कोई ना कोई मीनिंग होता है, लेकिन इसमें इस जीरो में रेशियो स्केल में जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो हाइट और वेट अगर हमें देखना है तो वो रेशियो स्केल से हम देख सकते हैं। इसको हम इजीली ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसके रेशियो को हम इजीली देख सकते हैं, इसीलिए हम इसे रेशियो स्केल कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये रेशियो स्केल के अंदर आती हैं। तो हमने 4 तरह के स्केल को समझ लिया है, जिस तरह के हमारे डाटाज हो सकते हैं। नॉमिनल डाटा हो सकते हैं हमारे पास ऑर्डिनल डाटा हो सकते हैं, हमारे पास कौन से डाटा, इंटरवल डाटा हो सकते हैं, और हमारे पास रेशियो डाटा हो सकते हैं। तो आइए अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, जिसे हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक कहते हैं। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक क्या होता है? देखिए, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि दैट मेक्स अजम्पशन अबाउट द पैरामीटर। जो हमने पैरामीटर देखे, जैसे कि जो हमारी टोटल पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगा, उसकी एक पर्टिकुलर अजम्पशन होगी, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होगा। तो ये जो टोटल पॉपुलेशन है हमारी, ये टोटल पॉपुलेशन कौन कौन से अजम्पशन पे बेस्ड है उसको हम पैरामेट्रिक कहते हैं। तो ये जो टोटल पॉपुलेशन हमारे किसी न किसी अजम्पशन पे बेस्ड होगी, वो सारे अजम्पशन के बारे में इसके बाद में आपको बताती हूँ कि ये सारे अजम्पशन क्या क्या होंगे। तो ये जो अजम्पशन पे हमारी जो पॉपुलेशन बेस्ड होगी, वही अजम्पशन पे उसी को हम पैरामेट्रिक स्टडी कहते हैं। इसको आप ऐसे देखिए कि that makes assumption about the parameters of the population distribution from which one's data are drawn। इसमें से हमने डाटा लिया है, इसमें से हमने सैंपल लिया है, ये हमारा सैंपल है। तो ये जो हमने सैंपल लिया है, इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, अगर ये हमें पता है, जैसे इसके हर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हमें पता है तो हम इसे पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक बोलेंगे। अगर हमें इसके पैरामीटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता है, हमें पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता है, तो हम इसे पैरामेट्रिक स्टडी बोलेंगे। दे एज्यूम अंडरलाइन स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन द डाटा। ठीक है, हम ये एज्यूम करते हैं कि इसमें स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा और बिल्कुल सही होगा। सेवरल कंडीशन ऑफ वैलिडिटी मस्ट बी मेट सो दैट द रिजल्ट ऑफ द पैरामीटर टेस्ट इज रिलायबल। इसमें कई तरह की वैलिडिटी होती है जो कि फुलफिल होनी चाहिए, तभी ये जो पैरामेट्रिक टेस्ट जो होगा वो रिलायबल होगा। तो इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, आइए इसके हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। पैरामेट्रिक जो टेस्ट होता है, पैरामेट्रिक टेस्ट करने के लिए हमें इन सारी अजम्पशंस को देखना होता है। इसके अलावा और भी अजम्पशन को हम एज्यूम कर सकते हैं, बट जो अजम्पशन बिल्कुल फिक्स्ड है कि मान लीजिए ये हमारी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में से हमने एक ये सैंपल लिया, तो ये सैंपल जो है इसका जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना चाहिए वो देखिए। सबसे पहला रैंडम इंडिपेंडेंट सैंपल, ये जो सैंपल है हमारा, ये इस पॉपुलेशन में से रैंडमली लिया होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इंटरवल एंड रेशियो स्केल। मैंने आपको पहले भी अभी इंटरवल और रेशियो स्केल बताया है, इसीलिए बताया था ताकि आपको ये समझने में कोई परेशानी ना हो। इंटरवल और रेशियो स्केल को फॉलो करना चाहिए, मतलब इसके जो दो डाटा है, दो एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंट के बीच में इक्वल डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि इन दोनों के बीच में रेशियो स्केल भी वर्क करनी चाहिए। एडिशन, ऐड, लेस, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, सब इन दो डाटास के बीच में हो जाना चाहिए। तो ये जो हम सैंपल ले रहे हैं, ये सैंपल जो हमने इस पॉपुलेशन में से लिया है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसमें जितने भी एलिमेंट है इन सारे एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होना चाहिए, इसमें कहीं से बाइस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। नो आउटलाइनर्स, इसमें किसी भी तरह का आउटलाइनर
डिटरमिनर सैंपल नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी आउटलाइन सैंपल हमें नहीं लेना है। दूसरा, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब ये हुआ कि जो दो मीन मीडियन मोड जो भी हैं उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसमें होमोजेनिटी होनी चाहिए, मतलब इक्वल डिफरेंसेस सभी के बीच में होना चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एजम्पशन ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट। एजम्पशन ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट में हम ये देख सकते हैं कि ये सारे एजम्पशन को अगर हमारा सैंपल, जो सैंपल हमने पॉपुलेशन में से लिया है, अगर ये सारे एजम्पशन को फुलफिल करता है तो वो पैरामेट्रिक टेस्ट होगा। अगर वो रैंडम इंडिपेंडेंट सैंपल है, अगर वो इंटरवल एंड रेशियो स्केल को फॉलो कर रहा है, अगर उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें कोई आउटलाइन नहीं है और उसके वेरिएंस में होमोजेनिटी है, तो वो हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट सैंपल होगा। नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है कि कई बार ऐसे भी सैंपल हमारे पास होते हैं हमारी स्टडी के लिए जिसमें कि हमें एजम्पशंस, कोई एजम्पशन नहीं होता है, मतलब हमें नहीं पता होता है कि उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे मान लीजिए ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है, इसमें बहुत सारे हमारे सैंपल हैं, इन सैंपल मतलब ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो एलिमेंट है जिसका हमने एक सैंपल लिया है, ये सैंपल में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हमें कुछ नहीं पता। वी डोंट नो अबाउट एनी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अगर फिर भी हमें इस सैंपल में वर्क करना है तो हम क्या करेंगे, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का वर्क करेंगे। तो ये अप्रचालिक सांख्यिकी होती है। डू नॉट डिपेंड ऑन एनी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फर्क है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। मतलब जो भी चीज़ हम पैरामेट्रिक में देख रहे हैं, अगर वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है तो वो नॉन पैरामेट्रिक है। ठीक है, दे कैन बी अप्लाइड इवन इफ पैरामेट्रिक कंडीशन ऑफ वैलिडिटी आर नॉट मेट। इसका मतलब यही है कि उसको हम हर उस जगह पे यूज कर सकते हैं जहां पे पैरामेट्रिक कंडीशन ऑफ वैलिडिटी नहीं पूरी हो रही है। मतलब वहां पे हम पैरामेट्रिक को यूज नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे हमें नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को यूज करना है, क्योंकि इसमें कोई अजम्पशन नहीं है, कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये रफ स्कैटर्ड कैसा भी डाटा है, वो किसी भी तरह की पॉपुलेशन है, रफ है, स्कैटर्ड है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का पता नहीं है, कुछ नहीं पता है, इस तरह का अगर हमारे पास डाटा है, इस तरह की हमारे पास पॉपुलेशन है, ऐसा सैंपल है, तो हम ऐसी जगहों पे नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को यूज करेंगे। इसमें कुछ और चीजें हैं जो आप थोड़ा सा जान लीजिए। सबसे पहले कि द इनफेरेंस ड्रॉन फ्रॉम टेस्ट बेस्ड ऑन द पैरामेट्रिक टेस्ट सच एज T test, F test and chi-square may be seriously affected when the parent population distribution is not normal. अगर आप पैरामेट्रिक टेस्ट कर रहे हैं और आपकी जो पेरेंट पॉपुलेशन है, मतलब जो मेन पॉपुलेशन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है, तो आपका जो टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, काई स्क्वायर है, ये बहुत ही सीरियसली अफेक्टेड होगा। तो ये सारे एजम्पशंस अगर आपकी पॉपुलेशन फॉलो करती है, आपके पैरामीटर्स फॉलो करते हैं, तभी आप पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज़ करें, नहीं तो आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज़ करें। अगर आप वो सारे कंडीशन फॉलो नहीं होते हैं फिर भी आप पैरामेट्रिक टेस्ट को अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपका टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर ये सब सीरियसली अफेक्टेड होगा। The adverse effect could be more than sample size is small. अगर आपके सैम्पल साइज स्मॉल है तो आपकी स्टडी ज़्यादा ही अफेक्ट करेगी, अगर आपका सैम्पल साइज लार्ज है तो हो सकता है कि उसका इफेक्ट कम हो। When we not sure about the distribution of the parent population, a non-parametric method should be used. अगर हम श्योर नहीं है कि हमारा जो पेरेंट पॉपुलेशन है, जो मेन पॉपुलेशन है हमारी, वो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, या वो किस तरह की है, तो हमें नॉन पैरामेट्रिक मेथड को यूज करना चाहिए। When observation are difficult or impossible to take a numerical scale, then non-parametric test is an alternative under such situation. अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल स्केल में लेना मुश्किल है आपकी ऑब्जर्वेशन को, तो हमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को ही इस्तेमाल करना चाहिए। आइए अब हम फर्क देख लेते हैं कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक जो टेस्ट होते हैं इसमें क्या फर्क है। पहला चीज है कि स्पेसिफिक एजम्पशन आर मेड अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। जो हमारी पॉपुलेशन है उसके स्पेसिफिक एजम्पशन लिए जाते हैं, इसमें कोई एजम्पशन नहीं लिया जाता है। ठीक है, पैरामेट्रिक में रेशियो और इंटरवल स्केल का इस्तेमाल होता है, मतलब हम देखते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है या जो सैंपल है उसमें रेशियो और इंटरवल स्केल यूज हो पा रहा है या नहीं। ये नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल वाले सैंपल पे भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं।
रिक्वायर्ड मोर इन्फॉर्मेशन फॉर कैलकुलेशन, इसमें बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है कैलकुलेशन के लिए, इसमें कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये स्टैटिस्टिकली मोर पावरफुल है क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, इसमें हर चीज़ की परफेक्शन को ज़्यादा देखा जाता है, तो इसीलिए इसका पावर बहुत ज़्यादा है। और ये लेस पावरफुल है क्योंकि इसकी एक्यूरेसी का हमें पता नहीं होता, ये लेस एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो चूंकि ये लेस एक्यूरेट है इसीलिए ये लेस पावरफुल है। लेस रोबस्ट मतलब हर जगह यूज़ नहीं हो सकता। जो पॉपुलेशन या जो जगह आप ये सारे अजम्पशन को फुलफिल करती है वहीं पे हम पैरामेट्रिक को यूज़ करते हैं। एंड मोर रोबस्ट ये हर जगह पे यूज़ हो जाता है, ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसमें कोई क्राइटेरिया फुलफिल करना ज़रूरी नहीं है, तो ये कहीं पर भी यूज़ हो जाता है। रिजल्ट कैन बी जनरलाइज, इसमें हम ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, ज़्यादा बढ़िया होता है, ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसके रिजल्ट को जनरलाइज किया जाता है। लेकिन जो नॉन पैरामेट्रिक के रिजल्ट हैं उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। जहाँ पे आपको श्योरिटी नहीं है, जहाँ पे आप कंफर्म नहीं है, उसको आप उस रिजल्ट को आप जनरलाइज नहीं कर सकते। तो ये सारे फर्क होते हैं पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के बीच में, यही डिफरेंसेस हैं। तो हमने पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक के डिफरेंसेस को समझ लिया। आइए हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक को किस प्रकार से हम देखेंगे और जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना, हमने कोई परिकल्पना बनाई और हम ये देख रहे हैं कि क्या हमारी परिकल्पना उस हमने जो सोचा है और जो हमने रिजल्ट निकाला है, जो हमने वर्क किया है, क्या हमारी परिकल्पना उसको फॉलो कर रही है कि नहीं, उसी को हमें टेस्ट करना है। मतलब हमने जो स्टडी की और जो हम सोच के चल रहे थे कि ऐसा आंसर आएगा, क्या वो सही है, मतलब हमने जो सोचा था क्या वो सही है। हमारी हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करके ही देखेंगे क्या हमने जो हाइपोथेसिस बनाई वो सही है या हमारी हाइपोथेसिस सही नहीं है। अगर हमारी हाइपोथेसिस सही नहीं है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है या क्या क्या चीज़, क्या रिजल्ट निकल के हमारे पास आ रहा है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि डाटा जो होते हैं पैरामेट्रिक होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक होते हैं। तो अगर डाटा आपके पास पैरामेट्रिक डाटा है और उसमें आपका 1, 2 या 2 से ज़्यादा सैंपल है तो हम क्या करेंगे। अगर हमारे पास पैरामेट्रिक डाटा है और हमारे पास सैंपल 1 है, सिर्फ एक ही सैंपल है, तो हम उसमें टी टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, टी टेस्ट लगा सकते हैं, जेड टेस्ट लगा सकते हैं। अगर हमारे पास पैरामेट्रिक डाटा है और हमारे पास 2 सैंपल हैं तो वो 2 सैंपल जो होंगे वो एक इंडिपेंडेंट सैंपल होगा, एक डिपेंडेंट सैंपल होगा। मतलब 2 वेरिएबल्स होंगे, उन दोनों वेरिएबल्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सैंपल अलग होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का सैंपल अलग होगा। तो अगर 2 सैंपल हैं तो उसमें भी हम 2 ग्रुप टी टेस्ट और जेड टेस्ट लगा सकते हैं, और जहां इंडिपेंडेंट सैंपल होगा वहां पे हम पेयर्ड टी टेस्ट लगा सकते हैं। मतलब 2 जो हमारे पास चीज़ें हैं उसको हम पेयर करके भी टी टेस्ट लगा सकते हैं। अगर हमारे पास 2 से अधिक सैंपल हैं, ठीक है, अगर हमारे पास 2 से अधिक सैंपल हैं और हमारा डाटा पैरामेट्रिक डाटा है तो हम उसमें एनोवा यूज़ कर सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक चीज़ों की बीच के डिफरेंसेस को देखना हो या निकालना हो तो हम उसमें एनोवा या 1 वे एनोवा, 2 वे एनोवा लगा सकते हैं। अगर हमारा डाटा नॉन पैरामेट्रिक डाटा है तो इसमें भी 3 तरह के सैंपल हो सकते हैं। मतलब या तो हमारे पास एक ही सैंपल है या हमारे पास 2 सैंपल है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सैंपल है, डिपेंडेंट वेरिएबल का सैंपल है, या मोर देन 2 सैंपल है। तो हम क्या करेंगे, अगर 1 सैंपल है तो हम सिंगल टेस्ट लगा सकते हैं, काई स्क्वायर लगा सकते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सैंपल है तो इसमें हम काई स्क्वायर, रैंक, स्परमन का जो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो सब लगा सकते हैं, मीन, मीडियन, मोड, ये सब लगा सकते हैं। और हमारे पास 2 से ज़्यादा है तो भी इसमें फाइडमैन का 2 वे अनोवा होता है, कुश्कल विल्सन का 1 वे अनोवा होता है, ये हम लगा सकते हैं। तो ये हमने देखा कि जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं और हमारे पास पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक डाटाज हैं तो हम उसमें कौन कौन से टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे टूल्स और टेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ आप देखिए कि इसमें पैरामेट्रिक टेस्ट है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। पैरामेट्रिक टेस्ट में मतलब केस यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सेंट्रल टेंडेंसी निकालना है तो पैरामेट्रिक में मीन निकालेंगे, मीडियन, मोड निकाल के भी हम इसको कर सकते हैं। कोरिलेशन में कौन सा यूज़ करेंगे, पैरामेट्रिक में पियर्सन एंड नॉन पैरामेट्रिक में स्पेरमन।
इस तरीके से इंडिपेंडेंट सैंपल होगा 2 ग्रुप का, तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, और मैन वेटनी का टेस्ट लगाएंगे नॉन पैरामेट्रिक में। इंडिपेंडेंट सैंपल है आपका 2 ग्रुप में, ठीक है, मोर देन 2 ग्रुप से ज़्यादा है, अनोवा लगाएंगे। अगर डिपेंडेंट सैंपल है 2 कंडीशन है तो उसमें पेयर टी टेस्ट लगाएंगे, 1 वे रिपीटेड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस लगाएंगे। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स में हमें समझनी होती है, याद करनी होती है कि किस तरीके का हमारा सैंपल है, तो हम कौन से तरीके का मेथड यूज़ करेंगे उसके एनालिसिस के लिए या उसको निकालने के लिए। तो आइए अब हम आगे देखते हैं कि नॉन पैरामेट्रिक जो टेस्ट करते हैं उसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है कि लूजिंग प्रिसिशन। इसमें मतलब आप जो डिसीजन ले रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, तो ये कहीं ना कहीं अपनी जो गरिमा है, अपनी जो प्रिसिशन है, अपनी जो वैल्यू है, उसको थोड़ा सा कम होती है। लेस पावर होता है इसका, लो पावर होता है। पैरामेट्रिक का पावर ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, थोड़ी सी सिक्योरिटी का सेंस इसमें नहीं होता है, हम सिक्योर्ड नहीं होते हैं कि हमने जो एनालिसिस किया है वो पूरा अप्रोप्रिएट है या नहीं है। Where parametric test would be appropriate, non-parametric test have less power. जहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट बहुत अप्रोप्रिएट है, लगाया जा सकता है, वहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का कोई यूज ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। A large sample size can be required to draw conclusion with the same degree of confidence. तो अगर लार्ज सैम्पल साइज है, वहाँ पे लार्ज सैम्पल साइज में ही हम नॉन पैरामेट्रिक को लगा सकते हैं, जहाँ पे हमें सेम डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस मिले जो कि पैरामेट्रिक में मिलता है। तो ये हमारे डिसएडवांटेज है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के। अब आइए पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक को समझने के बाद हम थोड़ा सा नल हाइपोथेसिस को समझ लें, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या होता है। तो हालांकि टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में भी बता चुकी हूँ, लेकिन आइए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है। नल हाइपोथेसिस, अ पॉपुलेशन पैरामीटर सच एज मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सो ऑन इज इक्वल टू हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू। हमारी जो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है उसके इक्वल जब होता है हमारा पॉपुलेशन का पैरामीटर, तो उसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब 2 वेरिएबल्स के बीच में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो वो हमारी नल हाइपोथेसिस होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह जो भी आ रहा है वो बिल्कुल इक्वल होगा हमारी हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू के। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आप एग्जाम्पल से समझिए। अगर मैं ये मान के चल रही हूँ कि द एवरेज मार्क्स इन साइंस ऑफ क्लास 9th स्टूडेंट ऑफ AB स्कूल आर 85, मतलब साइंस के जो क्लास 9 स्टूडेंट के जो साइंस के मार्क्स हैं ABC स्कूल के, वो 85 है एवरेज मार्क्स, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये हम नल हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये हमारी नल हाइपोथेसिस है कि एवरेज मार्क्स 85 है। और अगर वो 85 नहीं होते हैं, डियर स्टूडेंट आप याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए वो 85 नहीं आते हैं तो उसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को मैंने पहले भी आपको बताया था कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो होती है जो डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल होती है, मतलब इसमें या तो हमें डायरेक्शन का पता होता है या तो हमें डायरेक्शन का पता नहीं होता है। तो अ पॉपुलेशन पैरामीटर इज स्मॉलर, ग्रेटर और डिफरेंट देन द हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू इन अ नल हाइपोथेसिस। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो होती है, जैसे कि हमने क्या माना था H0 में, मतलब नल हाइपोथेसिस में माना था कि ये इक्वल टू 85 है, एवरेज मार्क्स जो है क्लास 9 स्टूडेंट के ABC स्कूल के 85 है। लेकिन अगर ये 85 नहीं होते हैं, ठीक है, अगर ये 85 नहीं होते हैं तो वो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी। मतलब एक तरफ जब हम ये मान रहे हैं कि ये इक्वल टू 85 है, बट अब हमारे पास ये इक्वल टू 85 नहीं आए हैं, तो इसको हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। यहाँ पे हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है। तो अब ये जो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है, इसको हम कैसे आगे देखेंगे, ये देखिए। इसमें हम पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2 साइडेड और 1 साइडेड हाइपोथेसिस होती है। तो 2 साइडेड और 1 साइडेड जो हाइपोथेसिस है हमारी, वो कैसे होती है, वो आप इस तरह के से समझ सकते हैं।
तो ये जो टू साइडेड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ये इसे हम नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। और ये जो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होते हैं ये वन साइडेड टेस्ट से थोड़ा सा लेस पावरफुल होते हैं। बट ये जो टू साइडेड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होते हैं ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू डिटरमाइन वेदर द पॉपुलेशन पैरामीटर इज आइदर ग्रेटर और लेस देन द हाइपोथाइज्ड वैल्यू। जो हमारी पॉपुलेशन का पैरामीटर है वो ये लेस या ग्रेटर होता है हाइपोथाइज्ड वैल्यू से। अगर मान लीजिए जो ABC स्कूल जो हमने ये माना है कि हमारी जो हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस है, वो 85 है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं और हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर 95 आता है तो यहाँ पे हम ये जो टू साइडेड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इसका इस्तेमाल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप अब आप क्लियर हो गए होंगे कि जो हाइपोथेसिस होती है वो किस तरह से वन साइडेड एंड टू साइडेड हो सकती है। तो आइए अब हम इसको आगे समझते हैं। वन साइडेड जो हाइपोथेसिस होती है उसे हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, वन साइडेड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहेंगे। और इसका जो पावर होता है वो टू साइडेड से ज़्यादा स्ट्रांग होती है ये। तो ये हम क्यों करते हैं? टू डिटरमाइन वेदर द पॉपुलेशन पैरामीटर डिफर फ्रॉम हाइपोथाइज्ड वैल्यू इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। अगर एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर हमारी जो हाइपोथाइज्ड वैल्यू का डिफरेंस है वो जा रहा है तो हम क्या कहेंगे? वहां डायरेक्शनल हाइपोथेसिस यानी कि वन साइड हाइपोथेसिस। द एवरेज मार्क्स इन साइंस ऑफ ए स्टूडेंट, क्लास 9th स्टूडेंट ऑफ ABC स्कूल आर ग्रेटर देन 85। अगर ये ग्रेटर है, ज्यादा है, तो ये ग्रेटर देन 85 है, यानी कि ये वन साइडेड हाइपोथेसिस को एज्यूम करके हम इस पे आगे वर्क कर सकते हैं। तो आइए अब इसके आगे हम देखते हैं टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर जो होता है वो तब होता है जब हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है या एक्सेप्ट होती है। तो टाइप 1 एरर में क्या होता है कि रिस्क जो है थोड़ा सा कम होता है और टाइप 2 एरर में रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब आइए इसको हम समझते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि टाइप 1 एरर तब होगा जब ये है दिस इज द ट्रूथ ऑफ अबाउट द पॉपुलेशन। अगर हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है लेकिन फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम टाइप 1 एरर में आते हैं। अगर हमारी नल हाइपोथेसिस फेल है फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमारा टाइप 2 एरर आता है। तो ऐसे में हम अपना अल्फा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, डियर स्टूडेंट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जानने के लिए आप मेरे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि अल्फा जो है, दिस इज अ चांस of probability, there's a chance, the 5% chance that you are wrong to reject the null hypothesis। तो ये अगर हमारा जो अल्फा है वो 0.05 है तो indicate that you are willing to accept 5% chance that you are wrong when you reject the null hypothesis। आप वो 5% चांस लेने के लिए तैयार है जब आप गलत हो और आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो। तो टाइप 2 एरर में क्या होता है? पहले हम जैसे टाइप 1 एरर में समझ गए कि हमारी जो हाइपोथेसिस आई है वो जो है उसे हम रिजेक्ट कर रहे हैं, जबकि और दूसरी जो हमारा टाइप 2 एरर होता है उसमें क्या होता है? हमारी जो हाइपोथेसिस आई है वो फॉल्स है बट हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे नल हाइपोथेसिस को समझना है आपको तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमने ये जैसे मान लिया है कि ये 2 मेडिसिन है और ये 2 मेडिसिन इक्वली इफेक्टिव है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है कि ये 2 मेडिसिन जो है, ये ब्लू और ग्रीन कलर में जो मेडिसिन है ये दोनों इक्वली इफेक्टिव है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कह रहा है कि नहीं, ये दोनों मेडिसिन इक्वली इफेक्टेड नहीं है। तो टाइप 1 एरर क्या होगा? मान लीजिए हम ये एज्यूम करके चले थे अपनी स्टडी में कि हमने 2 मेडिसिन ली और दोनों मेडिसिन का जो इफेक्ट होगा वो इक्वल होगा। आप किसी भी तरह की स्टडी कर सकते हैं और उस स्टडी में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बीच में अगर कोई स्टडी कर रहे हैं और आप ये मान के चलते हैं कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स की जो क्वालिटी होती है वो इक्वल होती है, तो उसी तरह से हम ये 2 मेडिसिन ले रहे हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों मेडिसिन जो है वो इक्वली इफेक्टिव है। तो
हमने जो स्टडी की, स्टडी में आया कि नहीं, ये दोनों इक्वली इफेक्टिव नहीं है। तो टाइप 1 एरर कब आएगा? टाइप 1 एरर तब आएगा व्हेन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। हम जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और ये ट्रू होगा, अगर हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो जो एरर होगा वो इतना सीवियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही टैबलेट जब किसी पेशेंट को दी जाएगी तो उसका सेम बेनिफिट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन टाइप 2 एरर तब आएगा जब हम फेल्स टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं एंड इट शुड बी द एरर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग, और ये इक्वली इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग एरर हो सकता है। तो स्टडी में बेसिकली यही देखा जाता है कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप अब ये समझ गए होंगे कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या होता है। अगर अभी भी आप कोई चीज़ नहीं समझ पाए हैं तो आप अलग से मुझे कांटेक्ट करके इसको समझ सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल को मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारी पॉपुलेशन है, सपोज करिए कि ये हमारी पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में हमने सैम्पलिंग प्रोसेस किया और सैम्पलिंग प्रोसेस करके ये सैंपल निकाला। तो ये मीन ऑफ द डाटा है, ये जो मीन है ये सैंपल का मीन है और ये जो मीन है ये पॉपुलेशन का मीन है। तो ये जो पॉपुलेशन का मीन है और सैंपल का मीन है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको हम मार्जिन ऑफ एरर कहेंगे। तो वो हमारा मार्जिन ऑफ एरर है। तो उसमें जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है, द कॉन्फिडेंस interval address this issue because it provide a range of value which is likely to contain the population parameter of interest। तो इन दोनों के बीच में जितना की एरर अलाउड है, ठीक है, वो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये हमारा मार्जिन ऑफ एरर है। तो ये इसमें 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द पैरामीटर है। तो ये जो हमारा पॉपुलेशन है इसका 90% कॉन्फिडेंस लेवल है कि ये 90% एक्यूरेट है। तो इस तरीके से मैं ऑलरेडी आपको ये चीज़ें बता चुकी हूँ। तो ये हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आई थिंक मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेवल ऑफ, जैसे ये अगर हमारी प्रोबेबिलिटी कर्व है तो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो होगा कि द प्रोबेबिलिटी विथ विच वी रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस एंड इट इज ट्रू, वो होता है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हम 5% लेकर के चलते हैं, अगर हम 2 वे में चलेंगे तो ये 2.5 होता है, ठीक है। और अगर हम 1 वे लेकर के चलते हैं तो इसमें हमारा इधर ये 5%, ये हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो सकता है। तो आई थिंक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप ऑलरेडी समझ चुके हैं और कॉन्फिडेंस लेवल को भी आप समझ चुके हैं। तो आइए इसके बाद ये देखिए, ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी कर्व है, ये 2 वे प्रोबेबिलिटी कर्व में यहाँ पे हमने 2.5 लिया, 2.5 लिया और 5% सिग्निफिकेंस लेवल है, ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है। ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, मतलब वी आर कॉन्फिडेंट इनफ कि हमारा जो पॉपुलेशन का और सैंपल के बीच का जो डिफरेंस है उसमें हम 95% कॉन्फिडेंस लेकर के चल रहे हैं। और ये हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, मतलब ये इतना एरर अलाउड है, हम अलाउ करते हैं अपनी स्टडी में कि इतना एरर दैट कैन बी हैपन, वो हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ये जेड वैल्यूज होती है। ये मैं आपको पहले भी जब सैम्पल साइज के बारे में बता रही थी आपको सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कनेक्ट होकर के उसको समझ सकते हैं। नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।